स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, और उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस जैसे TIR और बहुत सारे फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। ओके, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बात करते हैं। चलिए, ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब भी लाइट रे या फिर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे यहाँ पे ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जानने की कोशिश करें कि मीडियम एक्चुअली क्या है, वो सभी रीजन जिनसे लाइट पास आउट हो रहा है, जिनके थ्रू लाइट पास आउट हो रहा है, उनको हम क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे एयर, वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। सॉरी। सो जब भी लाइट रे ऑब्लिकली आएगी एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में यहाँ से जाने की कोशिश करेगी, तो ये अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी। अब ये डेविएट होगी कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये देखिए, यहाँ मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड जिस सरफेस से सेपरेटेड होते हैं, इसको इंटरफेस कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? इंटरफेस। ओके, सो ये लाइट रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब अगर ये रेयर मीडियम है, रेयर मतलब ऑप्टिकली रेयर, और ये डेंसर मीडियम है यानी कि ऑप्टिकली डेंसर। सो ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या होगा बच्चों? जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा उसको हम ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा उसको हम ऑप्टिकली डेंस मीडियम बोलते हैं। ओके, तो अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये टेंडेंसी होती है लाइट की कि वो नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। तो यानी ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी? लाइट रे बेंड हो जाएगी कुछ ऐसे। और इसका जस्ट अपोजिट होगा अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर से अगर इस वाली रे की हम बात करें तो ये होगा इंसिडेंट रे, इस रे की बात करें तो ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो है ही अपने पास क्या? नॉर्मल। ओके, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। दो लॉ यहाँ पर भी हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, जैसा हमने रिफ्लेक्शन में सेकंड लॉ पढ़ा था, वैसा ही सेम फर्स्ट लॉ है रिफ्रैक्शन में। क्या है वो लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है सेकंड लॉ? इंसिडेंट एंगल की जो साइन है, ठीक है, और रिफ्रैक्टेड एंगल की जो साइन है, इनका जो रेशो रहेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट का एक बहुत प्यारा सा नाम है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम नॉर्मली म्यू या फिर n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये जो बात है ये बताई थी स्नेल ने। किसने? स्नेल। इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पर देखिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आखिर ये है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अगर सिंपली जानने की कोशिश करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा कांस्टेंट है जो आपको बताता है कौन मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है और कौन मीडियम कितना ऑप्टिकली रेयर है, किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा, किस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा। ये हमें डायरेक्टली बता देता है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब ये बताता कैसे? देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉमन फॉर्मूला है ना, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, अभी बताया मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। इसका जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश कर रहे हो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये म्यू का फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप कॉमन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। म्यू का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वो क्या होता है? आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, भले ही वो रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में एंटर कर रही है, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर, ना कि मीडियम पर। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ। अगर हम इस देखिए यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि वैक्यूम है या फिर एयर है, और यहाँ पर आप कोई भी दूसरा मीडियम मान रहे हो, मीडियम यहाँ पे कोई सा भी हम कंसिडर कर रहे हो, इस मीडियम में अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये डेंसर मीडियम है तो कुछ कम हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट, डिवाइड बाय वेव लेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, ये जो आपने बात करी। इसका मतलब ये हुआ, अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वेव लेंथ चेंज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप c का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए, न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी। यहाँ से v का वैल्यू निकल सकता है, इसको इधर भेज दीजिए, न्यू लैम्डा m v। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे रखा मैंने न्यू लैम्डा डिवाइड बाय न्यू लैम्डा m, न्यू से कट गया न्यू, तो म्यू का वैल्यू आ गया मेरे पास लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लास्ट टॉपिक जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी आप किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे होते हो, तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे ये इंटरफेस है और यहाँ पर एक मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 आप कह रहे हो, नीचे है दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 कह रहे हो। तो अगर आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना, μ2 1, इसी को बोलते हैं क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये होता है μ2 डिवाइड बाय μ1, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ये आएगा, μ2 क्या है, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो अगर आप किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखा जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन यहां पर आपने एयर को क्या माना है, रेस्पेक्टिव मीडियम माना है, तो इसलिए इसको हमने बोल दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मुझे लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बहुत सारी कहानी आपको क्लियर हुई होगी। अभी हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक की, जो कि है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए इस टॉपिक में 3 सब टॉपिक रहेंगे, यानी इस टॉपिक से 3 टॉपिक के ऊपर मेन फोकस रहेगा। सबसे पहले हम इसका रे डायग्राम बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो सेकंड सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें इक्वल दिखाना होगा एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ये क्या होता है सर, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। और तीसरा हम कैलकुलेट करेंगे लेटरल शिफ्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं तो इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग भी करें। रे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। क्या बनाते हैं? रे डायग्राम। ये इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसे ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप याद रहे कि एक्चुअली इसमें कौन कौन से टॉपिक है। इसके लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यहाँ पे कंसिडर किया। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मतलब ग्लास का बना हुआ एक स्लैब, ठीक है, जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखिए इसमें दो इंटरफेस बनेगी। यहाँ पर एक पी क्यू है, ये वाली इंटरफेस, और एक आर एस मान लेते हैं। ओके, नाउ अभी मैं यहाँ पर एक लाइट रे को लेके आता हूँ, लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक नॉर्मल, तो एक नॉर्मल हमने यहाँ पे डाल दिया है ऐसे। ये है मीडियम फर्स्ट, जिसको देखिए अब ग्लास स्लैब आपने कंसिडर किया है, तो ये ऊपर एयर होगा, यहाँ ग्लास होगा और यहाँ पर एयर होगा, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ इसको, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है, और ये फिर से फर्स्ट आ गया वापस यहाँ पे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और फिर से लास्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1। ठीक है, देखिए एयर है, ये ग्लास है, एयर ग्लास से रेयर होती है, ऑप्टिकली रेयर होती है, यानी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो लाइट रे क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। तो यहाँ से देखिए लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई कुछ इस तरीके से। अब अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई है लाइट रे, अंदर क्या है, ये ग्लास है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम मीडियम है, तो इस मीडियम में लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी कुछ इस तरीके से। एक नॉर्मल अपने को यहाँ भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ डेंसर मीडियम और ये क्या है, रेयर मीडियम, तो लाइट रे डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है, सो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरीके से। ओके, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, लाइट रे अगर जाती यहाँ पे, ये ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट रे कुछ इस तरीके से जाती यहाँ पे, है ना, लेकिन इसका फाइनल पाथ ये बना है, तो देखिए अपने पाथ से ये क्या हो गई है, डेविएट हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे रे डायग्राम का हमने किया था, तो रे डायग्राम तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब देखिए ये बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये रहेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और ये रहेगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, और ये रहेगा यहाँ पर एंगल ऑफ फाइनल रिफ्रैक्शन R2, जिसको आप एंगल ऑफ इमर्जेंट E भी बोल सकते हैं बच्चों। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यानी सेकंड टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हमें I1 और यहाँ पे जो R2 है इन दोनों को इक्वल दिखाना है। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से प्रूफ कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्जेंट एंगल इक्वल होते हैं। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंटरफेस पी क्यू की बात करते हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ फॉर इंटरफेस पी क्यू। ओके, तो इसके लिए देखिए स्नेल्स लॉ मैंने अभी बताया था आपको, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। देखिए याद करने के लिए ये बहुत ही ठीक है, लेकिन आपको ये जो स्नेल्स लॉ है इस तरीके से अप्लाई नहीं करना है। कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान से देखना। जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो उसमें बना हुआ एंगल का साइन लेना है आपको, जैसे यहाँ पे लूँगा साइन I1, मल्टीप्लाई में उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे यानी कि μ1, और इसको इक्वल करेंगे सेकंड मीडियम में बने हुए एंगल की साइन यानी कि साइन R1 इनटू में सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2। इस तरीके से आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। ऐसे अगर करेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और ना ही ये गलत होगा। कई बार ऐसा होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है तो साइन R अपॉन साइन I लेना होता है, तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उस कन्फ्यूजन को हमने यहाँ से हटा दिया। अब आप यहाँ पर देखिए साइन R1 को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में अभी मैंने क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया आपको क्या होता है, μ2 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम ऐसे ही आप इस इंटरफेस के लिए RS इंटरफेस के लिए फॉर RS इंटरफेस
स्नेल्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एंगल बनाया है क्या बनाया है, I2 साइन I2 लिखेंगे इनटू जिस मीडियम में ये एंगल बनाए उसी का क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि होगा μ2 इज इक्वल्स टू फाइनल जो देखिए ये है मीडियम, यहाँ पे एंगल क्या बनाया है R2 यानी साइन R2 होगा इनटू में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि क्या है μ1 है। ओके, तो अभी अगर आप यहाँ μ2 को नीचे लेके जाएं और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इज इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2। ओके, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड करिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिख रहा है यहाँ पे, साइन I1 अपॉन साइन R1, साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू में आएगा साइन I2 अपॉन साइन R2, साइन I2 अपॉन साइन R2। यहाँ पे क्या लिख रहा है, μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1 इंटू यहाँ पे क्या लिख रहा है μ1 अपॉन μ2। तो ये तो कैंसल आउट हो गए, यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है, इधर कितना आ गया बच्चों 1। नाउ अभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए डायग्राम को, ये वाला जो एंगल मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर इधर बना लेता हूँ ताकि और थोड़ा सा सही दिखाई दे आपको। देखिए बच्चों, ये जो नॉर्मल 1 है और ये नॉर्मल सेकेंड, जो कि ये और ये वाला है, ये और ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगा बीच वाली जो लाइन है ये हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल है जो कि है R1 और ये वाला जो एंगल है जो कि है I2, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्योंकि एंगल एंगल R1 और एंगल I2 ये दोनों क्या है इक्वल है। तो देखिए I2 और R1 अगर इक्वल हो गए तो साइन भी क्या होगा दोनों का इक्वल, यानी ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ से, देखिए साइन I1 डिवाइड बाय यहाँ से क्या बचा साइन R2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1। इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। साइन में देखिए दोनों एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी इसके बराबर है, यहाँ पे इक्वल है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब एंगल भी क्या होगा सेम होगा, यानी I1 इक्वल हो जाएगा किसके R2 के, ठीक है। तो ये था क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या था फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आपने क्या कर दिए इक्वल दिखा दिए।